हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी बस। तो दोस्तों, यूरोप का वो चेहरा जो कभी वैश्विक नेतृत्व का दावा करता था, आज खुद एक गहरे राजनीतिक संकट में घिरता दिख रहा है। खबर क्या है? खबर है कि कोविड के दौरान वैक्सीन की जो खरीदारी हुई थी, कोविड वैक्सीन की, उस पर यूरोपीय यूनियन ने पारदर्शिता का पाठ पढ़ाया था पूरी दुनिया के लिए, यहाँ तक कि भारत को भी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इसमें रखनी चाहिए। और आज उसी की सबसे ताकतवर संस्था कौन सी? यूरोपीय कमीशन की बात हो रही है अब, ठीक है। इससे पहले जो मैंने नाम लिया वो है यूरोपीय यूनियन के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और ये प्रस्ताव इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आप मानकर चलिए जो यूरोपीय कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला बॉन, उनकी पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर ये इस्तीफा हो जाता है तो मानकर चलिए यूरोप का जो नियम आधारित वैश्विक मॉडल है वो खुद ही अपने नियमों में उलझता हुआ दिख जाएगा। अब ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस नज़र से भी देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये वही यूरोप है जो कभी भारत को ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों पर ज्ञान देता था, पारदर्शिता, लोकतंत्र और जवाबदेही, यानी कि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी पर लंबी चौड़ी बातें करता था। लेकिन अब सवाल जब खुद की जवाबदेही का आता है तो देखिए ये सवालों से भागता है, प्रेस से कटता है और डेटा को छुपाता है, जिसका अब सबके सामने जो लाया ही जा चुका है। और अब बात सिर्फ पारदर्शिता की नहीं है, इसका सीधा असर पड़ने वाला है यूरोपीय यूनियन की ग्लोबल पोजीशनिंग पर। क्योंकि देखिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया नई एक ध्रुव की तरफ बढ़ रही है, जैसे कि आप मान के चलो, एक तरफ जैसे अमेरिका और नाटो देश हैं, तो दूसरी तरफ चाइना और रशिया का एक ब्लॉक बनना है, और इन सब के बीच में भारत है जो अपने रास्ते खुद बना रहा है। और उस समय अगर यूरोप खुद अंदर अगर कमजोर होता है तो इससे ना सिर्फ भारत को स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि ये पूरी वैश्विक ग्लोबल सिस्टम के लिए पावर बैलेंस को भी रीशेप कर सकता है। और इसलिए ये मुद्दा सिर्फ यूरोप के लिए नहीं है, ध्यान रखो आप, ये भारत के लिए भी एक डिप्लोमेटिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ध्यान रखो, क्या है? डिप्लोमेटिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। क्या है यूरोपीय कमीशन पर आरोप, और उर्सुला वॉन जो इसकी अध्यक्ष हैं, उनका इस सबसे क्या लेना देना है, उनकी भूमिका क्या है, और भारत कैसे इस संकट को अपने पक्ष में मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो बिना किसी देरी के अब इसकी मेन बॉडी पर आते हैं पूरी खबर की। तो अब सवाल उठता है सबसे पहला कि यूरोप में ऐसा क्या नया हो रहा है जो यूरोपीय यूनियन जैसी ताकतवर, मतलब एक पावरफुल यूनियन संस्था को अंदर से हिला रहा है। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन पर पहले भी कई बार आरोप लगते रहे हैं, और ये ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक ही लगाते हैं, मतलब सांसद वगैरह ही लगाते रहते हैं कि ये फैसले लेने में काफ़ी देरी करता है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, और फिजूल खर्चे भी बहुत करता है। लेकिन इसके बावजूद जो यूरोपीय यूनियन है वो एक ऐसा संगठन है जिसने 25 से ज़्यादा देशों को एक ब्लॉक में बांधे रखा है। मगर यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसकी तस्वीर अब थोड़ी अलग दिखने लगी है। हाल ही में मैं आपको बताऊं कि जो रोमानिया के सांसद है, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि जो कोविड वैक्सीन थी, कोविड के वक्त यूरोपीय कमीशन की जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन, उन्होंने एक वैक्सीन कंपनी जिसका नाम है फाइजर से सीधी निजी प्राइवेट बातचीत करी। और फिर उस बातचीत के बाद क्या हुआ है, फाइजर के साथ डील फाइनल हो गई अचानक से, एकदम से। यानी ना तो जो पार्लियामेंट है उसे कुछ बताया गया, ना बाकी सदस्यों को कुछ बताया गया। और इसी के बाद जो फाइजर की वैक्सीन है वो यूरोप में पहली डोज बनी। अब जरा सोचिए, जो संस्था ट्रांसपेरेंसी की मिसाल बनने की दावा करती है, उस पर अब घोटाले और सिंगल सोर्स डीलिंग के आरोप लग रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है बहस असली, कि क्या है ये इतना बड़ा मामला जो यूरोपीय यूनियन पर एक संकट की तरह टूट सकता है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं बहुत ही आराम से। देखिए, क्योंकि हमें सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी होगी कि यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं, ध्यान रखिए। देखो, जो यूरोपीय कमीशन है वो दरअसल यूरोपीय यूनियन की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि वो पॉलिसी बनाती है और कानून लागू करती है, रेगुलेशन लागू करती है, यानी कि ये सब काम कमीशन का होता है। जबकि यूरोपीय यूनियन क्या करता है, वो एक खुद में संगठन है जिसमें 25 से ज़्यादा यूरोपीय देश शामिल हैं। अगर ये कमीशन पर संकट आता है तो सीधी सी बात है कि यूरोपीय यूनियन वगैरह ये भी संकट में फंस रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि देखो, जो नया कमीशन बनने में जो समय, पैसा, राजनीतिक सहमति लगेगी, और इस बीच सारे निर्णय और विकास प्रक्रियाएं धीमी अपने आप ही होती हैं।
आप जरा सोचिए, जब ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ा था तो उसकी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्या शिकायत करी थी? तो देखिए, यूरोपीय यूनियन के चलते उसकी जो संसद थी वो फ्री होकर फैसले ही नहीं ले पा रही थी, और मतलब टाइम पे टाइम, डिले पे डिले होता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं कोई लोकल शासन में ब्रुसेल्स का हस्तक्षेप ज़्यादा आगे बढ़ गया। ब्रुसेल्स मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब आखिरकार ब्रिटेन ने क्या करा, पब्लिक वोटिंग करवाई, आप सबको पता होगा, और झुंझलाकर यूरोपीय यूनियन को वही कह दिया, अलविदा, अब आपसे अलग हम। अब देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिक्योरिटी की भी बात है। आज भी यूरोपीय यूनियन कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके पास खुद की सेना हो यार। अगर देखो यूरोप पे कोई हमला करेगा तो वो नाटो से मदद मांगता है। आपको पता ही होगा, अभी यूक्रेन में जब हमला करा रशिया ने, तो नाटो की तरफ गया यूक्रेन, समझ पा रहे हो। और जैसा कि हमने इंट्रो में कहा है कि यहाँ पर हर फैसले 25 से ज़्यादा देशों की सहमति से होते हैं, मतलब प्रोसेस अपने आप में धीमा हो जाएगा, क्योंकि कभी कोई देश हाँ करेगा, कभी ना करेगा, मतलब टलता रहेगा। एक तरीके से एक संगठन बन गया ना, सबकी सहमति जरूरी है। तो सवाल फिर वहीं पर आकर अटक जाता है कि जब इतना धीमा, इतना बिखरा और इतना विवादों से घिरा हुआ ये ढांचा, ये फ्रेमवर्क है, तो अब तक टिका कैसे है भाई? तो देखो, इसका जवाब है पैसा। देखो, यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी फंडिंग पावर। समझ रहे हो, जितनी अच्छी फंडिंग होगी वो उतना अच्छे से आगे बढ़ेगा। वो अपने सदस्य देशों को भारी भरकम फंडिंग देता है। किस किस के मामले में देता है? देखो, बहाने से देता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने, एजुकेशन के बहाने, फार्मिंग के बहाने, कृषि के बहाने, इनोवेशन के बहाने या रिसर्च के बहाने। किसी भी सेक्टर के थ्रू वो पैसा देता है ताकि ये देश उससे जुड़े रहें। यहाँ तक कि कोविड के समय में भी जो मतलब कि राहत पैकेज आए थे, उस पर भी यूरोपीय यूनियन ने फंडिंग से ही करे थे। इसलिए बहुत सारे देश आज भी यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मिला जुला, दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हो गया है। क्योंकि ये एक तरीके से मान के चलो फाइनेंशियल लाइफलाइन बन चुकी है यूरोपीय यूनियन बाकी यूरोप के देशों के लिए। अब बात रही यूरोपीय कमीशन के गिनने की, तो इतिहास बताता है ऐसा पहले भी हो चुका है। देखो, 1999 की बात है, एक बार पूरा का पूरा कमीशन भंग कर दिया गया था। क्यों करा गया था? भ्रष्टाचार के आरोप में। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन तब भी, जब भी नया कमीशन बनेगा तो मौजूदा कमीशन तब तक काम करेगा ही, और तब तक काम करेगा वो अपने मतलब की सबूतों को साफ कर देगा। ठीक है ना। अब ये तो रही पूरी बात। अब इसका यूपीएससी से कैसे लेना देना है, भारत के लेकर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देख लेते हैं एक एक करके। तो देखो, अब बात करते हैं भारत इस पूरे कंट्रोवर्सी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है। क्या इस दौर में उसके लिए कोई नया अवसर मिल सकता है? तो देखिए, ये कोई सिस्टम नहीं है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन जैसी कोई अन्य अंदर से कमजोर बॉडी हो, उससे निकलने का या कोई रास्ता उसको नहीं है। और देखिए, इस समय दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी पॉलिसीज के जरिए एक तरफ पश्चिम के साथ डील कर रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ की आवाज बनना है। और देखिए, यूरोपीय यूनियन की जो इस अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी से भारत को मिल क्या सकता है, उसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या मिलेगा? ट्रेड रिलेशन का विस्तार मिलेगा। यानी कि जैसे ही यूरोपीय यूनियन में पॉलिसी लैग होगा, भारत के पास मौका होगा कि वो अपने बायलैटरल रिलेशन को और मजबूत करे। किस किस के साथ करे? यूरोपीय देशों के साथ। जैसे फ्रांस को और ऊपर ले जा सकता है, फ्रांस से दोस्ती को, जर्मनी से द्विपक्षीय वार्ताओं को और आगे ले जा सकता है, यहाँ तक कि नीदरलैंड जैसे देशों के साथ भी। तो वहीं टेक्नोलॉजी और फंडिंग के क्षेत्र में भी स्वतंत्र डीलिंग कर सकता है। देखिए, अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो बाधाएं आती थी उनमें भी कुछ ढील पड़ जाएगी, क्योंकि वो खुद डाउन हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिप्लोमेटिक लीडरशिप का दावा करना। देखो, जिस वक्त पश्चिमी देश सवालों से घिरा हुआ हो, पश्चिमी मतलब पूरा यूरोप, भारत अपनी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट कर सकता है कि देखो भाई यार, हमारे यहाँ ये सब नौटंकी तो होती नहीं है, सन 2000 के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये एक तरीके से भारत को ग्लोबल लीडरशिप की तौर पर एक मतलब एक उम्मीद दे सकता है। और सबसे अहम, यूपीएससी के लिए भी एक केस स्टडी है कि कैसे गवर्नेंस में पारदर्शिता ना होने पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी साख गिरती है। एक तरीके से मान के चलिए, एथिक्स में केस स्टडी के रूप में ये आ सकता है। सबसे पहले देखो, सवाल अब ये नहीं है कि यूरोपीय कमीशन गिरेगा या नहीं गिरेगा, सवाल ये है क्या भारत इस जियोपॉलिटिकल का सही रूप से मतलब जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इसका इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि जैसे हर संकट के बाद एक मौका आता है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी, मोदी जी ने भी कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना। तो यूरोप की जो ये आपदा है, ये भारत को अवसर का भी रूप दे सकती है, क्योंकि शायद यही वही मौका है जहां भारत नेतृत्व नहीं बल्कि मार्गदर्शन करने की स्थिति में सामने आ सकता है। और अगर ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से मतलब कि टर्मोलॉजी के साथ किसी भी खबर को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।